बेटा मैं अब सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ अल्लाह का नाम लेके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस सेशन में आज हम लास्ट जो टॉपिक था वहीं से कंटिन्यू करेंगे, और हमारा जो टॉपिक था वो ये था कि एक कंपनी बनने के लिए क्या दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है मैंडेटरी, वो ऑप्शन ही नहीं रहा, करना ही करना है, लाजिम है। और एक वो है जिसमें आपकी मर्ज़ी है कंपनी बनाए या ना बनाए। तो मैंने आपको अर्ज़ किया था कि एक लफ्ज़ है बड़ा इंपॉर्टेंट जो आपके सामने लिखा हुआ है, ऑब्लिगेशन टू रजिस्टर इस कंपनी। तो आप पे लाजिम है कंपनी का बनाना, ऑब्लिगेशन है, मैंडेटरी है। तो यूं देखा जाए कि क्या हो कि कंपनी बनाना ज़रूरी हो जाएगा। उसके लिए 4 रिक्वायरमेंट्स हैं और चारों पूरी होंगी तो कंपनी बनाना ज़रूरी हो जाएगा। और वो 4 कंडीशंस ये हैं। नंबर 1, पहले एक ग्रुप ऑफ पीपल हो, जिसको आप चाहे एसोसिएशन कहो, पार्टनरशिप कहो या कोई एंटिटी कहो, और उनकी नंबर 20 से ज़्यादा हो। तो 20 से ज़्यादा होने का मतलब यही है ना कि वो ग्रुप ऑफ पीपल होगा, एक नहीं हो सकता इसमें। और उसके बाद क्या है कि वो कोई बिजनेस करे, बिजनेस। और नंबर 4 सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उस बिजनेस का ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्ट, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि उसका ऑब्जेक्ट एक्विजिशन ऑफ, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, गेन हो। अब अगर हमने एक्टिविटी तो की, हमें लॉस आ गया, तो हम ये नहीं कहेंगे कि अब हम यहाँ नहीं आते, रिक्वायरमेंट मीट नहीं हो रही, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो गेन था ना। तो कभी लॉस आएगा, कभी गेन होगा। मगर अगर उसका ऑब्जेक्ट ही गेन नहीं है, इसकी एग्जाम्पल क्या है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, फिर वो यहाँ नहीं आएगा, फिर उस पर कंपनी बनाना लाजिम नहीं है। लाजिम कब है, जब ये 4 चीज़ें पूरी हों, एसोसिएशन, पार्टनरशिप या एंटिटी हो, नंबर पीपल की मोर देन 20 हो, बिजनेस की एक्टिविटी कैरी ऑन कर रहा है, और उसमें एक वर्ड है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, गेन। तो लाजिम बन चुका है उसको कंपनी बनाना। और अगर कंपनी नहीं बनाएगा कि नॉट फॉर्म, ये एसोसिएशन बनी नहीं सकती, पार्टनरशिप बनी नहीं सकती, एंटिटी बनी नहीं सकती, जब तक कि उसको कंपनी की फॉर्म में बनाया जाए। और अगर नहीं ये रिक्वायरमेंट मीट की, यानी उसने फिर भी उस एसोसिएशन को बना लिया, किस फॉर्म में, अदर देन कंपनी में पार्टनरशिप बना ली, अदर देन कंपनी की एंटिटी बना ली, अदर देन कंपनी की, इसका मतलब है वो कंपनी में आके खुद को रजिस्टर नहीं कराया और फिर भी काम करता रहा, तो ये दोस्त एक इलीगल एक्टिविटी है, और उस केस में ये ऑफेंस कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगा। ये इलीगल है, ऐसी एसोसिएशन इलीगल है, और फिर उस पर पेनल्टी लगेगी। नंबर 1 पेनल्टी लगेगी, और पेनल्टी की भी लेवल, हाईएस्ट लेवल की पेनल्टी है, लेवल 1 की पेनल्टी है। लेवल 1 की हाईएस्ट पेनल्टी होती है, 3 लेवल होते हैं पेनल्टी के, लेवल 1 2 3, 1 हाईएस्ट होता है। और फिर इसके बाद एक और उस पर जिम्मा आ जाएगा कि वो सारे लोग जो हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उस एसोसिएशन, पार्टनरशिप या एंटिटी के लिए अगर कोई लायबिलिटीज़ या लोन लिए गए थे, तो सारे पर्सनली लायबल हो जाएंगे उसके लिए, बनाने वाले, एम्प्लॉय नहीं। तो ये इलीगल एसोसिएशन, इलीगल पार्टनरशिप, इलीगल एंटिटी के लिए कॉन्सिक्वेंस क्या है। अब आपने एक टर्म पे गौर किया ना, मैंने इनको सबको क्या बोला, इलीगल। कब इलीगल बने, जब इस कंपनी रजिस्टर नहीं हुए तो इलीगल हो गए। कॉन्सिक्वेंस क्या है, कॉन्सिक्वेंस क्या है दोस्त, वो ऑर्गेनाइजेशन इलीगल बनाना ऑफेंस है, और उसके 2 कॉन्सिक्वेंस हैं, 1 पेनल्टी, 2 पर्सनल लायबिलिटी। आपको पता है जब केस स्टडी बनती है ना, ऐसे बनती है कि ए के लिए कॉन्सिक्वेंस क्या है, बी के लिए कॉन्सिक्वेंस क्या है। वहाँ आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। आगे बढ़ूँ दोस्त। अब डज नॉट अप्लाई का मतलब है कि इन केसेस में 20 से ज़्यादा, लेवल 1 की बेटा थोड़ा पेनल्टी कोर्स में नहीं है अली, तो लेवल 1 में कौन सी पेनल्टी आएगी, लेवल 2 में कौन सी पेनल्टी आएगी, उसका अमाउंट कितना होगा, इसको हम इस कोर्स में फोकस नहीं करेंगे।
मगर फिर भी आपकी आसानी के लिए किसी वक्त थोड़ा कोर्स कवरेज होने दो, तो मैं आपके सामने ये डिस्कशन करूँगा किसी वक्त, ताकि सिर्फ आपका जो तजस्सुस है वो ख़त्म हो, मगर आप इसको लेवल 1 को हाईएस्ट पेनल्टी समझिएगा। ठीक है, अभी कोर्स में नहीं है तो हम आपको ऐसी चीज़ में नहीं डालना चाहते जो खामखा आपके लिए काम बढ़ाए। तो काम हमने बढ़ाना नहीं है, कम करना है, ताकि आपके बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो पेनल्टी की सिर्फ लेवल्स को मैं मेंशन करूंगा, जो कि कोर्स में उसकी एक्चुअल क्वांटिफिकेशन नहीं है। ओके दोस्त अली। अच्छा, अब फिर क्या है, अब ये 4 एक्सेप्शंस, ये कौन सी एक्सेप्शंस हैं जिनमें 20 से ज़्यादा लोग बगैर कंपनी बनाए काम कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। कौन सा बिजनेस जिसका ऑब्जेक्ट गेन हो, कर सकते हैं, इन चारों केसेस में कर सकते हैं। ओके, सबसे पहला केस क्या है? पहला केस है दोस्तों सोसाइटी, बॉडी और एसोसिएशन का, मगर वो जो अंडर अदर लॉज हो। भाई सिर्फ पाकिस्तान में बिजनेस करने के लिए सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप और कंपनी का स्ट्रक्चर थोड़ी है, और भी तो हैं, तो उनको भी तो इजाज़त होगी ना। तो हम तो उस वक्त कहेंगे ना कि कंपनी बनाओ जब कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट्स हों। तो उसमें आती हैं दोस्तों सोसाइटीज़, ठीक है। अब सोसाइटीज़, बॉडी और एसोसिएशंस, मगर पार्टनरशिप इसमें नहीं आती। अगर कोई पार्टनरशिप होगी ना, वो यहाँ नहीं आ सकती। पार्टनरशिप को एक्सक्लूड करके बिजनेस में ही रखा गया है। ऊपर वाली फॉर्म्ड और इनकॉर्पोरेटेड अंडर अदर लॉज। इसकी एक आसान तरीन एग्जाम्पल क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर बनती है तो एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी होगी। हम 20-22 लोग, 100 लोग मिलके, अब मैं मिसाल देता हूँ एक अच्छी आसान सी, कोऑपरेटिव सोसाइटी है क्या और कैसे काम कर सकती है। आपने अपने लिए एक फ्लैट परचेज करना हो और आपने मार्केट सर्वे किया, तो पता चला कि ये फ्लैट इस वक्त उस एरिया में आ रहा है, सपोज कर लो 3 करोड़ रुपए का, 4 करोड़ रुपए का, या 1 करोड़ का। अब वो बिल्डर जिसने वो ज़मीन ली, जिसने उस पर कंस्ट्रक्शन करवाई, वो अपना प्रॉफिट भी रखेगा, जो कि अच्छा खासा प्रॉफिट होता है बिल्डर्स का। तो आपने सोचा कि यार सिविल इंजीनियर तो मैं खुद भी हूँ, तो क्यों ना ये अगर 3 करोड़ रुपए का है तो बिल्डर को पड़ेगा, सपोज कर लो 1 करोड़ का, 2 का, मतलब मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा, 2 करोड़ रुपए का। 1 करोड़ ऊपर क्यों दूँ? तो ऐसा क्या करूँ कि यही फ्लैट मुझे कॉस्ट पे पड़ जाए। आपने क्या किया, वो बाकी लोग अपने साथ जमा किए जो भी वहाँ पे फ्लैट चाहते। आपने क्या किया, उन सबको मिलाया और कोई ना कोई बेसिस डाल दिया। मतलब कोई, जैसे आपने किसी एक मतलब कबीले वाले लोग, मोहल्ले वाले लोग, कुछ भी करके आपने ग्रुप पीपल बना दिया और वो टोटल ग्रुप आ जाते हैं। मिसाल लेता हूँ 30। अब आपको 30 यूनिट की एक बिल्डिंग बनानी है। आप अपनी कैपेसिटी में तो नहीं करोगे ना, सबने कुछ ना कुछ तो करना है ना। तो सब क्या लाएंगे? 2-2 करोड़ रुपए। सबको क्या मिलेगा? 1-1 फ्लैट। तो 2-2 करोड़ रुपए इसलिए क्योंकि वो 2 करोड़ में बन जाएगा, क्योंकि बिल्डर भी तो 2 का बना रहा था ना। तो आपने कहा चलो थोड़ी एडिशनल कॉस्ट होती है, तो 2 करोड़ के साथ आप 10-10 लाख ऊपर दे दो। तो 2 करोड़ 10 लाख के अंदर, या 1 लाख के अंदर, 2 लाख के अंदर, जस्ट एन एग्जाम्पल, मगर 3 करोड़ से कहीं कम आपने एक बिल्डिंग खड़ी कर दी और सबको 1-1 यूनिट दे दिया। क्यों? क्योंकि आप सब आपस में क्या कर रहे थे? कोऑपरेट, मिलके कोऑपरेट, प्रॉफिट बेसिस पे नॉट नेसेसरली, मगर स्लाइड होता है क्योंकि पैसे तो उनके होंगे ना, अकाउंट्स तो उनके बनेंगे ना, तो गेन तो हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता? मगर वो कहाँ यूज़ होगा? उसी सोसाइटी की वेलफेयर के लिए। तो इस तरह भी स्ट्रक्चर बनते हैं और इन स्ट्रक्चर्स को भी इजाज़त है बनने की बगैर कंपनी के। अगर एक्सक्लूड ना करता ना इसको, तो इसको भी कंपनी बनाना पड़ता। ठीक है, तो एक्सक्लूजन क्या है? हर वो बिजनेस जो सोसाइटी हो, बॉडी या एसोसिएशन हो, मगर पार्टनरशिप नहीं है। पार्टनरशिप हमेशा 20 तक लिमिट हो जाएगी। पार्टनरशिप से हट के बाकी स्ट्रक्चर्स यहाँ आएंगे। फिर एक जॉइंट फैमिली बिजनेस है। ये जॉइंट फैमिली बिजनेस का कॉन्सेप्ट दोस्तों एक्चुअली हिंदू जॉइंट फैमिली है। अगर प्रॉफिट बनाना मकसद हो तब भी वो एक्सक्लूड हो चुका है।
ऐसी सोसाइटी बना रहे हैं हम जिसका मकसद क्या है, प्रॉफिट, तभी तो उसको एक्सक्लूड कर रहे हैं ना, क्योंकि अगर प्रॉफिट नहीं है तो वो तो वैसे ही एक्सक्लूडेड है, उस पर लाजिम नहीं है। और काफी सारे कुछ कोऑपरेटिव्स होते हैं जो बाउंड्री वॉल बना के वो सेल करते हैं, उसके ऊपर क्या देखें वही तो यहाँ आ गए ना, वो कोऑपरेटिव यहाँ आ गए ना, बाउंड्री वॉल बना दी और सेल करते हैं तो प्रॉफिट है ना। तो 20 से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते उसमें, या हो सकते हैं? हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि एक्सक्लूजन में आ गया, ये एक्सक्लूजन में आ गया, सोसाइटी है वो, कोऑपरेटिव है वो कंपनी बनाना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ो दोस्त। सेकंड क्या है, ज्वाइंट फैमिली। भाई ज्वाइंट फैमिली बिजनेसेस जो हैं बेसिकली ये पहले जो कंपनी ऑर्डिनेंस हुआ करता था उसमें तो वजाहत के साथ लिखा था कि हिंदू ज्वाइंट फैमिलीज। ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट ये है कि सारी फैमिली मिलके सिंगल बिजनेस यूनिट हो। अब सोचिए ज़रा, अगर एक, क्योंकि पाकिस्तान में प्रैक्टिकली ये एग्जिस्ट करते नहीं हैं, मगर कहीं पे पॉसिबिलिटी रखी गई है, अगर कोई करना चाहे तो मना भी नहीं है, उसके लिए ऑप्शन तो रखा है ना। अब एक हिंदू फैमिली है जो कि ज्वाइंट फैमिली बन के काम करना चाहती है, ओके, इंडिविजुअल बन के काम करना चाहते हैं, ओके, उनकी मर्जी। मगर अगर कोई फैमिली है जो ज्वाइंट फैमिली बिजनेस है, ज्वाइंट फैमिली बिजनेस का मतलब है कि ऑल द फैमिली मेंबर्स टेकन टुगेदर सिंगल बिजनेस यूनिट होगा, और उनकी नंबर अगर 20 से बढ़ गई तो कंपनी बनाने की जरूरत नहीं है। आप ज्वाइंट फैमिली बिजनेस है आप, मगर ज्वाइंट फैमिली में आता कौन है? ब्लड लाइन। कैसे ब्लड लाइन? बंदा, उसके बच्चे, और डॉटर्स में एक रूल है, अनमेरिड डॉटर्स, मैरिड किसी और फैमिली का हिस्सा बन जाती है, वो काउंट नहीं होगी। और इसमें माइनर काउंट नहीं होता, ठीक है, माइनर और मैरिड डॉटर काउंट नहीं होगी, बाकी लोग काउंट होंगे, और वो 20 से बढ़ गए तो भी इजाज़त है। बिजनेस कर सकते हैं जी, प्रॉफिट वाला हाँ, क्यों? वो एक्सक्लूजन में है। अगली चीज़ ना बच्चों को नहीं समझ आती बेटा, नंबर 3, और ये वो एरिया है कंपनी लॉ के जिसको मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करता हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं समझ आती थी कि यार, मैं सवाल पूछता हूँ ना वाई, पहले खुद से पूछता हूँ ना कि ये सब प्रोविजन क्यों है, और फिर मैं इसके पीछे पड़ गया, ढूंढ ढांड के आखिरकार मुझे इसका जवाब मिल गया। इतनी रिसर्च की है ना, मैं आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि चीज़ों का वाई बताना आसान नहीं होता, और लॉ का वाई बताना तो भाई कोई टीचर बताता ही नहीं है। टीचर से पूछो ये क्या है, लॉ है सर, क्यों है, तो जवाब क्या देता है, लॉ है, लॉ का क्यों नहीं होता, और मैं क्या कहता हूँ, लॉ का ही तो क्यों होता है। भाई लॉ किस लिए बनता है उसका तो क्यों होगा ना, लॉ किसी मकसद के लिए बनता होगा ना, वो मकसद तो बताओ कि क्यों है। हो ही नहीं सकता कि लॉ का क्यों ना हो, वो पता नहीं होता, क्योंकि कहीं लिखा नहीं होता, सीधा सीधा लिखा नहीं होता, वो रिसर्च करके ढूंढना पड़ता है, उस तक पहुंचना पड़ता है। क्योंकि लॉ बनता है ना, लॉ के अंदर वो लिखा नहीं होता, दिस प्रोविजन इस हालात में ये हुआ था तो आया था, तो हालात तक तो पहुंचे ना, पीछे कुछ तो होता है ना, उसके लिए बेटा केस पढ़ने पड़ते हैं, उसके लिए केस पढ़ने पड़ते हैं। मैंने कई सालों तक कॉरपोरेट एंटिटीज से रिलेटेड केसेस, कई सालों तक इतनी रिसर्च की कि फिर मुझे लगा कि यार अब तो केस जो भी रिपोर्ट हो रहे हैं ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है, तो इसीलिए अर्ज कर रहा हूँ कि ये चीज़ें वहाँ से मिलती हैं। अब गौर से देखो नंबर 3 एक्सेप्शन को दोस्तों, क्या लिखा है, पार्टनरशिप इन्वॉल्विंग मल्टीपल ज्वाइंट फैमिलीज। कहता है अ पार्टनरशिप ऑफ 2 और मोर ज्वाइंट फैमिलीज भी एक्सक्लूड है, अ पार्टनरशिप ऑफ 2 और मोर फैमिलीज भी एक्सक्लूड है, मगर अजीब बात क्या है कि उनकी नंबर 20 से एक्सीड ना करे तो एक्सक्लूड है, वरना एक्सक्लूडेड है। अजीब बात नहीं है यार, यार क्या बात कर रहे हैं, मतलब ऊपर कहता है 20 से ज़्यादा हो तो इन 4 केसेस में हो सकता है, फिर एक्सेप्शन में क्या कह रहा है, 20 से ज़्यादा ना हो, हैं तो फिर एक्सेप्शन कैसे बनी भाई, तो एक्सेप्शन ही नहीं है। एक्सेप्शन तो उस वक्त होती है ना जब 20 से ज़्यादा हो तो भी बिजनेस कर सके, तो ऊपर लिमिट थी 20 की, 20 से ज़्यादा हो तो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन तो नहीं नजर आ रही मुझे, तो ये बात नहीं बच्चों को समझ आती। अब दोबारा बेटा लैंग्वेज को एक्सप्लेन करके एक बात बोलूँगा, खुद समझ आ जाएगा तुम लोगों को। पार्टनरशिप एक्सक्लूड हो जाएगी, क्या एक्सक्लूड हो जाएगी, पार्टनरशिप एक्सक्लूड हो जाएगी, कहाँ से, ऊपर वाली लिमिट से, कब, ऑफ 2 और मोर
जॉइंट फैमिलीज वेयर, ये लफ्ज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, टोटल नंबर यानी सब फैमिली का नंबर हम काउंट करेंगे, तो ऐसे केस में नंबर ऑफ मेंबर्स डज नॉट एक्सीड 20, मगर एक्सक्लूडिंग माइनर्स को छोड़ के, माइनर को छोड़ें और नंबर को काउंट करें। मैरिड डॉटर वैसे ही काउंट नहीं होती, माइनर भी निकल गया, सबकी नंबर 20 है, तो पार्टनरशिप एक्सक्लूड समझी जाएगी, वरना एक्सक्लूड नहीं होगी। क्यों? इसकी वजह दोस्तों एक बात समझिएगा कि यहाँ पे जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात की गई है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड था जिस पे हमारा फोकस होना चाहिए, और वो ये था कि यहाँ वर्ड पार्टनरशिप यूज़ हुआ है, पार्टनरशिप यूज़ हुआ है, विच मीन्स कि आपको इस वर्ड पे रुकना चाहिए। अब दो केसेस हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं। सिंगल फैमिली, सिंगल फैमिली कौन सी? जॉइंट फैमिली, और इसकी ये फैमिली है फैमिली ए, ओके, फैमिली ए, इसके टोटल जो मेंबर हैं वो है 26। क्या ये एक्सक्लूड हुई? कंपनी बनाने की रिक्वायरमेंट इस पे मैंडेटरी है या नहीं है? नहीं है, इसका मतलब है एक्सक्लूडेड है ये, ठीक है, एक्सक्लूडेड हो गया। हालांकि नंबर कहाँ से है? 20 से ऊपर, फिर भी ये अदर देन कंपनी के फॉर्म में ये काम कर सकते हैं। आए इधर, यहाँ पे एक बनता है क्या? पार्टनरशिप। क्या बनती है? पार्टनरशिप। किसकी? दो फैमिलीज की। वी हैव फैमिली ए एंड वी हैव फैमिली बी, और बिजनेस जो है फैमिली ए का नहीं, फैमिली बी का नहीं, दोनों का है। अब फैमिली ए में टोटल जो लोग कितने थे? फैमिली ए में टोटल लोग तो 26 थे, और फैमिली बी में कितने थे? फैमिली बी में थे सपोज कर लो 12। अब बिजनेस ना फैमिली ए का एक्सक्लूसिव है ना फैमिली बी का एक्सक्लूसिव है, इन दोनों के दरमियान एक तीसरा बिजनेस है जो कि पार्टनरशिप बिजनेस है। तो आपको पता है क्या? इसका खुद का बिजनेस एक्सक्लूड हो चुका है, कंपनी बनाने की जरूरत नहीं है। फैमिली बी, उसके तो नंबर भी 12 है, वो भी एक्सक्लूड है, 20 हो जाता तब भी एक्सक्लूड होता, मगर एक्चुअली लॉ पार्टनरशिप को टारगेट कर रहा है, फैमिली को नहीं कर रहा। किस चीज को कहता है? भाई पार्टनरशिप को मैं छोड़ूंगा ही नहीं। पार्टनरशिप जो है ना, अगर आपने बनाई है तो पार्टनरशिप 20 से ऊपर अगर हो गई ना तो मैं छोड़ूंगा ही नहीं, चाहे ज्वाइंट फैमिली की क्यों ना। इसका मतलब द फोकस इज टारगेटिंग पार्टनरशिप, पार्टनरशिप को टारगेट कर रहा है। यह फोकस फैमिली पे नहीं है, पार्टनरशिप पे है। कहते हैं अगर पार्टनरशिप है तो 20 के अंदर रहना, 20 से ऊपर हो गए ना वापस आ जाओ, कंपनी बनाओ। हाँ, आपका जाती बिजनेस, इंडिविजुअल फैमिली का बिजनेस, कंपनी बनाने की जरूरत नहीं है। फैमिली ए, फैमिली बी, दूसरी एग्जांपल लेते हैं। दोस्त, फैमिली ए में हमारे पास आता है 26 मेंबर्स, फैमिली बी में हमारे पास आता है 22 मेंबर्स, मगर अगर इन दोनों ने एक तीसरा बिजनेस शुरू कर दिया एज पार्टनर तो 3 बिजनेसेस हैं। पहले बिजनेस को एज कंपनी बनाने की कोई मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, दूसरे बिजनेस को एज मैंडेटरी कंपनी बनाने की जरूरत नहीं है, मगर अब ये जब आप पार्टनरशिप करोगे ना, ये नहीं कर सकते, क्योंकि पार्टनरशिप को खास तौर पे टारगेट किया गया है कि अगर 20 के अंदर हो तो ठीक है, 20 से बढ़ गया तो चाहे ज्वाइंट फैमिली का ही क्यों ना हो वो रजिस्टर होगा इसका, तो इसको कंपनी बनाना पड़ेगा वरना इलीगल हो जाएगा। एक वर्ड है, उससे देखिए कितनी चीज निकल आई, और वो वर्ड क्या था? वो वर्ड था पार्टनरशिप, वो वर्ड था पार्टनरशिप। आई बात समझ? कब एक्सक्लूड था? जब पार्टनरशिप नहीं थी, सिंगल फैमिली थी। अब ये भी एक्सक्लूजन है। इसका मतलब है कब एक्सक्लूजन है? जब 20 के अंदर हो। तो हकीकत में एक्सक्लूजन नहीं है, क्योंकि 20 के अंदर होते हैं ना तो वो वैसे ही ऊपर मैंडेटरी है ही नहीं, उन पे मैंडेटरी है ही नहीं। एनीवे, आखिरी चीज देखें क्या है? प्रोफेशनल पार्टनरशिप्स। कौन सी? लाइक लॉयर्स, अकाउंटेंट्स और एनी अदर प्रोफेशन, इफ दे आर नॉट परमिटेड। इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? दे आर नॉट परमिटेड अंडर लॉ, नॉट परमिटेड अंडर लॉ टू फॉर्म कंपनी। यानी कंपनीज एक्ट 2017 नहीं, किसी और लॉ ने उनको मना किया, बैन किया, आप कंपनी नहीं बना सकते। इसमें एग्जाम्पल आपके जहन में कौन सी है?
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, सीए फर्म। आपको पता है सीए फर्म कैन नॉट बी रजिस्टर्ड एज अ कंपनी, कैन नॉट बी रजिस्टर्ड। चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑर्डिनेंस मना कर रहा है। क्यों? आपको पता है यूएस में आपको मना नहीं है। आप उठा के देखें बड़ी बड़ी फर्म्स में, नाम नहीं लूँगा, ये सारे दोस्त हैं, उनके ज़ाती मैटर्स यानी फर्म के मैटर डिस्कस नहीं करूँगा, कौन कहाँ पे क्या है, मगर एग्जांपल तो दूंगा ज़रूर, प्रोफेशनल है। तो वो मुल्क से बाहर कंपनी रजिस्टर्ड है, बड़ी बड़ी फर्म्स, टॉप की फर्म्स जो यहाँ नेटवर्क फर्म है, पाकिस्तानी नेटवर्क फर्म उनके एक शेयर को होल्ड कर रही होती है। जो मुल्क से बाहर है वो कंपनी बने हुए हैं, इधर कंपनी नहीं बना सकते, इधर उनको पार्टनरशिप में ही रहना है। तो मुझे एक बात बताओ, पार्टनरशिप में रहना है क्योंकि लॉ ने कंपनी बनाना नहीं दिया, तो क्या इन पे लिमिट होनी चाहिए? नहीं है। क्या लिमिट है? 20 की लिमिट नहीं है। तो सीए फर्म उठा के देखें आपको कितने पार्टनर मिलेंगे? 20 से ज़्यादा। ये पार्टनरशिप अलाउड है। इसका मतलब है सिर्फ एक पार्टनरशिप को बख्शा, कौन सी? जिसको खुद ही कंपनी बनाने नहीं दिया। जब एक तरफ कह रहा है कंपनी नहीं बन सकते, दूसरी तरफ कह रहे 20 से ऊपर कंपनी बनो, तो क्लेश हो गया ना लॉ का। तो कंपनी लॉ ने कहा जाने दो, वो दूसरे लॉ को प्रिवेल करवाया, आप सही है इनको कंपनी ना बनाए। तो इसका मतलब है एक तरफ कंपनी लॉ पाबंदी कर रहा है 20 से ऊपर पार्टनरशिप पे छोड़ूंगा नहीं, कंपनी बनोगे, और दूसरी तरफ दूसरा लॉ कहता है कंपनी बन ही नहीं सकते। 20 क्या, 20 से कम पे भी कंपनी नहीं बन सकती, 20 से ऊपर भी कंपनी नहीं बन सकती। तो दो लॉ आपस में लड़ पड़े, तो कंपनी लॉ पीछे हट गया, कहता है नहीं तुम्हारा मकसद ज़्यादा अजीम है इसलिए तुम्हें इजाज़त, मैं पीछे। तो सवाल ये है कि उस लॉ का मकसद अजीम कैसे है जिसने कहा कंपनी नहीं बन सकती? मुझे कोई दोस्त बताएगा कि आपको क्यों लगता है कि सीए फर्म्स को कंपनी बना के और फर्म चलाने की इजाज़त नहीं है? लॉयर्स को और बाकी प्रोफेशनल्स को अगर किसी लॉ में मना है, उसकी लॉजिक दोस्त ये है, और वो ये है, एग्जाम्पल क्या है, एक सीए फर्म की एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसकी एग्जाम्पल देखिएगा। सीए फर्म क्या काम करता है दोस्तों? कंपनीज एक्ट के तहत उसको क्या काम दिया गया है? ऑडिट का। किसका ऑडिट करता है? कंपनीज का, कंपनीज का ना। असलम और भी वजह है बेटा, आपने भी अच्छा पॉइंट बताया, मगर और भी वजह है। असलम कहता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी की वजह से। ऐसा नहीं है दोस्त, मैं आपको ऐसी एग्जांपल दे सकता हूँ, इसी प्रोफेशन में 20 साल गुजारे मैंने। फर्म्स में, फर्म जो है ना अनलिमिटेड लाइबिलिटी की बात कर रहा है असलम, पॉइंट उसने अच्छा रेज किया ताकि मैं आपको कुछ बता सकूं, मगर ऐसा है नहीं। लीगल लायबिलिटी की बात करता हूं मैं आपसे। एक फर्म के पार्टनर ने, और ये रियल केस है, फर्म के पार्टनर ने एक ऑडिट रिपोर्ट साइन की। ऑडिट रिपोर्ट साइन की, पता है वो कैसे साइन करते हैं? फर्म का नाम लिख देते हैं। सपोज कर लो मेरा नाम है तारिक हुसैन तुनियो, तो मैंने इस नाम से फर्म बनाई, तो हर पार्टनर फर्म का क्या लिखेगा? तारिक हुसैन। क्यों भाई? फर्म का नाम है, फर्म का नाम लिखता है, अपने हाथ से फर्म का नाम लिखेगा, वो ऐसे ऑडिट रिपोर्ट साइन होती है। क्योंकि किसने काम किया है, बंदे ने या फर्म ने? फर्म ने। अब असलम ने कहा यार सारे पार्टनर फंस गए, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, उस रिपोर्ट में कोई गड़बड़ थी, तो जिम्मेदार कौन? और एफआईए इन्वॉल्व हो गया था। ये इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, फर्म का नहीं पूछना यार, सारे अच्छे लोग हैं, कमाल का बंदा है, उसको, उस पार्टनर को एफआईए ने अरेस्ट कर दिया। सारे पार्टनर परेशान दूसरे, उनका कसूर थोड़ी था, वो उनका असाइनमेंट थोड़ी था, उन्होंने उठा के थोड़ी चीज़ें चेक की थी, नहीं। मगर फर्म का स्ट्रक्चर क्या है? पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप में क्या होता है? अनलिमिटेड लायबिलिटी, जाओ सारे जेल में, सही है, ले जाएं सबको। अरे नहीं यार, यहाँ तो आके मसला पड़ा ना, तो फिर इसमें रूल्स चेंज हुए बेटा। अब हर पार्टनर ना नीचे अपना नाम लिखता है, फर्म का साइन भी करेगा, नीचे उसका नाम लिखा होता है कि भाई गड़बड़ हुई तो ये जिम्मेदार है, सारी फर्म नहीं। ये थी एक रीज़न। अब आप उठा के जाएंगे ना फर्म में, देखना आप नाम देखोगे उस पार्टनर का नाम लिखा होता है। अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं है बेटा इस तरह। असलम समझ आया बेटा? मगर असल रीज़न तो बताता हूँ। असल रीज़न ये है बेटा, सीए फर्म्स को क्यों इजाज़त नहीं है। सपोज कर लो बेटा, एक कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है, एक्स लिमिटेड, ठीक है। अब लिस्टेड कंपनी बड़ी कंपनी है, इसके पास पैसे भी होंगे यकीनन। इसका एक ऑडिट कर रहा था कौन सा फर्म? एक सीए लिख देता हूँ, सीए फर्म, ठीक है, कोई भी नाम नहीं इस्तेमाल करना चाहता मैं।
सी फर्म, ठीक है दोस्तों। अरे PwC इस्तेमाल कर लो यार, क्या फ़र्क पड़ता है। अब सपोज कर लो कि फर्ग्यूसन या PwC अगर कंपनी होती, अगर कंपनी होती तो ये क्या करते, इसके शेयर खरीद लेते, इसके शेयर होल्डर बन जाते और इसकी कंपनी के बोर्ड में बैठ जाते। इस केस में क्या ऑडिट इंडिपेंडेंट हो सकता है? इसीलिए कंपनी बनाने की जाती है, इंडिपेंडेंस के लिए, फॉर्म इंडिपेंडेंट हो, ड्यूरेस में ना है, इन्फ्लुएंस में ना है। क्लियर हो गए बेटा असलम? ये रीज़न है। तो हम कंपनी बन ही नहीं सकती, कंपनी बनेगी तो कोई शेयर्स परचेज कर लेगा, मना थोड़ी करेंगे कि ये शेयर ले ये ना ले। और अगर मना कर भी देंगे ना कि कंपनी ना ले, तो कंपनी के लोग इनडायरेक्टली वो ले सकेंगे ना, इन्फ्लुएंस तो कर सकेंगे ना। इसीलिए बेटा इजाज़त नहीं है फर्म्स को कंपनी बनने की। अच्छा, अब ये जो आपने देखा प्रोफेशनल फर्म्स भी इस वजह से एक्सक्लूड हो गई। सही हो गया? क्या आपने ये सारा कॉन्सेप्ट सीख लिया आज? ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। कंपनी बनाना कब ऑब्लिगेटरी है और उसकी एक्सेप्शंस क्या हैं। कब कंपनी बनाना ऑब्लिगेटरी है और उसको फॉलो नहीं किया गया, वायलेशन हुई तो ऑफेंस। और दूसरी चीज़ क्या, ऑब्लिगेटरी होने के अलावा एक्सेप्शंस भी हैं, 4 एक्सेप्शंस हैं जो मैंने एक्सप्लेन किया। ओके दोस्तों, आगे बढ़ो। अब आगे मैं जा रहा हूँ दोस्तों, अब तवज्जो रखिएगा क्योंकि आपका बेस बनता हुआ जा रहा है और अब आप आ रहे हैं नेक्स्ट स्टेज पे। और वो स्टेज क्या है? अब कंपनी के हवाले से जो चैप्टर 1 है, उस चैप्टर 1 के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया जो है ना उसका थीम का, जो मैं आपको दिखाऊं तो मैंने शुरू के हिस्से मैंने कहा था ये सारी चीज़ें टेंशन नहीं लेना यार, मुझे एक एक चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह प्लान्ड करके और अरेंज करके जा रहा हूँ, प्लानिंग के साथ जा रहा हूँ कि मैं पहले इसको पढ़ाऊँगा फिर इस चैप्टर पे जाऊँगा ताकि कोर्स कवरेज जल्दी हो जाए मगर कॉन्सेप्ट पक्के बने। तो चैप्टर 1 के अंदर मैंने ये फीचर्स पढ़ाई नहीं, सिर्फ इतना बता दिया है, एक केस स्टडी किया सोलोमन का ताकि कुछ कॉन्सेप्ट बना। फिर उसके बाद डेफिनेशंस मैंने नहीं पढ़ाई, ठीक है। इसके अंदर आऊँगा। अथॉरिटीज़, ये एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट नहीं है। बुनियादी तौर पे मैं आपको सबसे पहले पढ़ाना चाहता हूँ रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी का आखिरी पॉइंट कि असल में कंपनी है क्या, बनती कैसे। तो इसमें आप देखें पहला पॉइंट आपने पढ़ लिया है, आपका देखिए टॉपिक कैसे जाएगा। सबसे पहले आप चैप्टर 1 का कौन सा एरिया स्टडी कर रहे हो? रजिस्ट्रेशन, यानी कंपनी के बनने को स्टडी कर रहे हैं। और क्या लिखा है? रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी एज ऑब्लिगेशन टू रजिस्टर इस कंपनी, यही पढ़ा ना आपने। उसके बाद अब क्या पढ़ रहे हैं? मोड ऑफ। तो पहले हम दोस्त इसको पढ़ लेते हैं, असल में इसको शुरू में लिखना है, शुरू में पढ़ना है। इसके अंदर जब शुरू में हम पढ़ लेंगे ना तो मैं किसी और 2 सेगमेंट इसमें से करूँगा, ठीक है, और उसके बाद आपको ले जाऊँगा बाकी चैप्टर्स पे और चैप्टर्स की कवरेज करके फिर वापस आऊँगा चैप्टर 1 पे, इस तरह जाऊँगा, ठीक है। तो चैप्टर 1 का आप सिर्फ कौन सा इस वक्त एरिया कवर कर रहे हो दोस्तों? रजिस्ट्रेशन ऑफ अ कंपनी का आखिरी एरिया, ठीक है। अच्छा, ये जो रजिस्ट्रेशन है ऑफ अ कंपनी, जिसके अंदर आपने देखा कि लाजिम था कंपनी बनाना, ऑब्लिगेटरी था कंपनी बनाना, मगर क्या मैं 20 से कम लोगों को भी अगर एज एग्जाम्पल दूं तो कंपनी बना सकते हैं? जी बना सकते हैं, मगर यहाँ तो लिखा था कि सिर्फ 20 से ऊपर हो तो कंपनी बनेगी, नहीं, यहाँ लिखा था 20 से ऊपर हो तो लाजमी बनेगी, इससे नीचे है तो आपकी मर्जी। अच्छा, अब मर्जी क्या है उसकी तरफ आ रहे हैं, ये देखो आपके सामने है। अब बहुत इंपॉर्टेंट उसके बाद एरिया, अब इसके अंदर अगर आप आए तो आपके पास ये 3 अलग अलग लाइंस हैं। एक तरफ है, बिल्कुल मैं लेफ्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें लिखा है 3 आर मोर, तो राइट पे आ जाए 2 आर मोर और आखिर में आ जाए 1। ये क्या है? ये लोग हैं, पर्सन है जो कंपनी बना सकते हैं। कम से कम इतने लोग चाहिए,
क्या मतलब, एक बंदा भी कंपनी बना सकता है? सर बना सकता है, उसको कहेंगे सिंगल मेंबर कंपनी, ठीक है। 2 प्राइवेट कंपनी और 3 पब्लिक कंपनी। प्राइमरीली दोस्तों इस चार्ट को समझने के लिए अब मैं कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी का कॉन्सेप्ट। आपके राइट साइड पे जिसमें 2 और मोर है, यानी मेरे राइट साइड पे जैसे मैं बैठा हूँ, अब मुझे स्क्रीन पे कैसे दिख रहा है आप लोग अंदाजा लगा लो। तो 2 और मोर और 1 की तरफ, 2 और मोर और 1 की तरफ जो कंपनी है ये दोनों प्राइवेट कंपनी से, सिंगल मेंबर भी प्राइवेट कंपनी होती है, और दूसरी तरफ जिसमें 3 और मोर है वो पब्लिक कंपनी है। ओके, कैसे बनती है क्या वो आज पढ़ेंगे। पब्लिक कंपनी क्या है, प्राइवेट कंपनी क्या है, कैसे बनती है वो आज पढ़ेंगे, ठीक है। बिफोर वी प्रोसीड 3 चीजों को नोट करते हैं, ये बीच में लिखे हुए बॉक्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। 1 पर्सन, 2 और मोर पर्सन या 3 और मोर पर्सन। क्या करेंगे दोस्तों, ये 3 चीजें करेंगे। पहली चीज क्या है, एसोसिएट होंगे, आपस में मिलेंगे, एसोसिएट होंगे। जब वो आपस में मिलेंगे तो किसी बिजनेस के लिए होंगे। जब वो एसोसिएट हो रहे हैं तो सिर्फ एक चीज के लिए एसोसिएट हो सकते हैं, और वो क्या है, लॉफुल पर्पस, यानी कानून की कोई खिलाफ वर्जी के लिए अगर बैठ के कोई ग्रुप बनाएगा वो कंपनी नहीं बन सकती। कंपनी सिर्फ उसी वक्त बन सकती है जब लॉफुल पर्पस हो। तो इसीलिए आपने देखा है कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने कभी कंपनी नहीं बनाई। एक इंडिया में बड़ी मशहूर कंपनी है डी कंपनी। डी कंपनी इंडिया के अंडरवर्ल्ड की मशहूर कंपनी है, डी कंपनी। अब इसमें मूवी भी बनी थी। वो इतने डर रहे थे कि डी कंपनी बोलने के बजाय उसको सी कंपनी, मूवी का नाम लगा सी कंपनी, क्योंकि वहाँ का जो डी कंपनी है ना, दे एसोसिएट विद दाऊद इब्राहिम, दे कॉल इट डी कंपनी, और मोर और लेस इट वर्क्स लाइक अ कंपनी, यानी उनके अंडरवर्ल्ड में। दाऊद इब्राहिम की बात नहीं कर रहा, डी कंपनी। मुझे नहीं पता कि मैंने कभी इसको पढ़ा नहीं है, मगर वो जो वीडियोस देखी हैं या इस किस्म की चीज़ें देखी हैं, इंडियन अंडरवर्ल्ड पे जो मूवीज़ देखी हैं, तो उससे मुझे लग रहा है कि उनका अंडरवर्ल्ड को इतना ऑर्गेनाइज है भाई कि वो कंपनी की तरह चलता है। अब मुझे नहीं पता आजकल क्या हालात है उनके। बहरहाल क्रिमिनल क्रिमिनल है, चाहे किसी मुल्क में भी हो। क्रिमिनल जो है ना, उसको कोई मुल्क प्रमोट नहीं करेगा, ना पाकिस्तान ना कोई और। तो क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए कंपनी नहीं बन सकती, ठीक है। तो क्रिमिनल्स की कोई कंपनी नहीं होती लॉफुल ऑब्जेक्ट की वजह से। दोस्तों सेकंड चीज क्या है, अब इन सब ने मिलके, ये जो ग्रुप ऑफ पीपल था ना, एक तरफ एक तरफ 2 या ज्यादा, एक तरफ 3 या ज्यादा, मिलके क्या किया, ये सब्सक्राइब किया। सब्सक्राइब करने का मतलब होता है अपना नाम लिखा, भाई मुझे भी शामिल कर लो, आओ साइन करो। मैं साइन कर रहा हूं ना, इसको कहते हैं सब्सक्राइब, साइन करना, हाँ बोलना। किसे इसने सब्सक्राइब किया, किस पे हाँ बोला, मेमोरेंडम पे। ये मेमोरेंडम क्या है दोस्त, इसको आपने जिसने सुना होगा यकीनन सुना होगा, मगर आज मैं आपको एक बात समझाने के लिए बात बता रहा हूं कि ये मेमोरेंडम आपके कंपनी लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इस पे चैप्टर है हमारा पूरा, आर्टिकल और मेमोरेंडम पे। कॉन्सेप्ट बना के वहीं लेके जा रहा हूँ आपको, और देखिएगा इंशाल्लाह आपको खुशी होगी द वे आई टीच। जैसे आपको कॉन्सेप्ट बना के पूरा कोर्स कवर करा देता हूँ, और आपको लगेगा कि यार बहुत आसान सब्जेक्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मेरा भी हाथ होगा इसको आसान और इंटरेस्टिंग करने में। तो क्या हुआ, इन्होंने एक डॉक्यूमेंट बनाया इन लोगों ने। अब सपोज करें आप ही कल कंपनी बनाना चाहते हैं। भाई अली आपने पूछा था ना कैसे कंपनी लॉ की एडवाइजरी होती है, लोग कंपनी बनाना चाहते हैं ना, आपको कंपनी बनाना मैं सिखाऊंगा, यहाँ बिठा के मैं आपको सिखाऊंगा कंपनी कैसे बनती है। तो आपके पास लोग आएंगे, यार हमारी कंपनी बननी है, आप बना दोगे उनकी कंपनी, करो फी चार्ज उसकी, मुश्किल नहीं है। तो 2 डॉक्यूमेंट आपको डिजाइन करें। वैसे तो डॉक्यूमेंट ज्यादा होंगे, 2 बुनियादी डॉक्यूमेंट होते हैं कंपनी बनने के लिए। एक कहलाता है मेमोरेंडम, 1, 2, 3, 4 सफ़े, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, और दूसरा कहते हैं आर्टिकल्स। ये 2 क्या हैं,
इनको दोनों को मिला के, दोनों डॉक्यूमेंट्स को मिला के, इसका स्कोप टैक्स जितना नहीं है, इसका स्कोप थोड़ा कम है, क्योंकि पाकिस्तान में एक ही सिटी में कंपनियां नहीं बनती, तो किसी सिटी में ज़्यादा स्कोप बड़ा होगा, किसी में कम होगा। बट इस प्रोफेशन में इसको कभी भी आपको कहूँगा कि सोच समझ के जाए बंदा कि यार मैंने सिर्फ कॉरपोरेट एडवाइज़र बनना है, क्योंकि उसका स्कोप थोड़ा सा कम है। बट नॉलेज बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी काम करोगे, आपके पास नॉलेज होगी, तो आपके लिए ये थोड़ा सा पैसा ये भी लाएगा। तो दोस्तों, कंपनी बनने के लिए आप पहले उठाते हो मेमोरेंडम, फिर उठाते हो आप आर्टिकल्स। अब इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में फ़र्क क्या है, सुनिएगा। इन दोनों को मिला के मैं एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, और वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी। क्या कहा मैंने? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी। ये क्या है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी? आपको मैं ऑस्ट्रेलिया के कंपनी लॉ की बात बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया की कंपनी लॉ में इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को कॉन्स्टिट्यूशन ही कहते हैं। दे डोंट कॉल इट मेमोरेंडम, दे डोंट कॉल इट आर्टिकल्स, दे सिंपली कॉल इट कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? मुल्क कैसे चलेगा उसका डॉक्यूमेंट है। तो कंपनी कैसे चलेगी, ये उसका डॉक्यूमेंट है। दैट इज वाई दोनों डॉक्यूमेंट मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन कहलाते हैं। अब दो अलग डॉक्यूमेंट क्यों? इसकी वजह देखें, कुछ मैटर्स हमारे इंटरनल होते हैं, कुछ एक्सटर्नल होते हैं। इंटरनल का मतलब क्या है? कंपनी के अंदरूनी लोग, और अंदरूनी लोग में दो ग्रुप बड़े इंपॉर्टेंट हैं तो तीन ग्रुप, बट दो ग्रुप बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक ओनर्स का, एक मैनेजर्स का। ओनर्स शेयर होल्डर, मैनेजर्स बोर्ड मेंबर्स, डायरेक्टर्स। और तीसरा ग्रुप क्या? एम्प्लॉइज। उनको छोड़ दो, उनके लिए कंपनी लॉ नहीं है, उनके लिए दूसरे लॉज हैं, लेबर लॉ, फलाना लॉ, ढमकाना लॉ। कंपनी लॉ उसके लिए ज़्यादा नहीं फिक्र करता। कंपनी लॉ में आप जाओगे ना, आपको एम्प्लॉय का जिक्र नहीं मिलेगा उस तरह। कंपनी लॉ का ताल्लुक है ओनर्स, कंपनी के स्ट्रक्चर से। तो कंपनी के दो लोग इंटरनल कौन है, अंदरूनी लोग कौन है? ग्रुप बता रहा हूँ, दो लोग नहीं, दो लोगों का ग्रुप। कौन? जो ओनर्स है। अब ओनर्स के बारे में क्या चीज़ें होंगी भाई? इनकी एजीएम कैसे होगी? एजीएम क्या है? एनुअल जनरल मीटिंग। एजीएम साल में एक दफ़ा होगी ना, अगर उससे हट के मीटिंग करनी पड़ेगी तो वो कहलाएगी ईजीएम। ईजीएम क्यों? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। वो कितनी दफ़ा होती है? उसकी नंबर फिक्स नहीं है। सारे मेंबर मिलेंगे, एक मीटिंग करेंगे तो जनरल मीटिंग जितनी दफ़ा चाहे करो, मगर एनुअल मीटिंग सिर्फ एक दफ़ा होती है। मगर उसके निटी ग्रिटी तो होंगे ना, डिटेल तो होगी ना भाई, वो लिखे ना कहीं पे। तो ये इंटरनल मैटर है कि एक्सटर्नल मैटर है? मुझे दोस्त ये बताओ कि डायरेक्टर की नंबर कंपनी लॉ ने भी फिक्स किए, मगर मिनिमम इतने हों, मैक्सिमम नहीं। वो कंपनी की मर्जी है। तो कंपनी कहीं तो डायरेक्टर की नंबर फिक्स करे ना। डायरेक्टर की नंबर कंपनी फिक्स करे कि ना करे? करे। कंपनी लॉ ने लॉक नहीं लगाया कि सिर्फ इतने होंगे। कंपनी लॉ ने कहा कम से कम इतने होंगे। मसलन एग्जांपल सुनो, लिस्टेड कंपनी में कंपनी लॉ कहता है 7 डायरेक्टर होंगे। कितने? मगर कम से कम लिखा है। एक्चुअली कंपनी के डायरेक्टर 12 थे। हो सकता है? हाँ हो सकता है। कहाँ लिखे? इंटरनल मैटर के एक्सटर्नल मैटर? इंटरनल। तो जो कंपनी के इंटरनल मैटर्स होंगे, इन अदर वर्ड्स जिसका ताल्लुक ओनर और मैनेजर से होगा, बोर्ड मेंबर्स, डायरेक्टर्स, और कंपनी के शेयर होल्डर से होगा, उनकी डिसीजन मेकिंग से होगा, उनकी मीटिंग से होगा, ये इंटरनल मैटर्स आर्टिकल्स में लिखे जाते हैं। और मज़े की बात बताऊं, आप आर्टिकल रियल लाइफ में उठा के देखोगे ना, वो और आपकी बुक की कंटेंट मैच करती है। कंटेंट में जो जो लिखा होता है वो मैच करता है। डायरेक्टर्स उधर डायरेक्टर्स, जनरल मीटिंग जनरल मीटिंग, शेयर्स शेयर्स, वो सारी चीज़ें वहाँ मौजूद होती है। इसका मतलब है इंटरनल लोगों। आप मुझे एक बात बताओ, मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ। मैं एक बिज़नेस को जानता हूँ ज़ाती तौर पे, दोस्त थे मेरे, थे क्या हैं, वो 7 लोग थे, एक बिज़नेस चला रहे थे पार्टनर। उन्होंने किसी मैटर के सिलसिले में मुझसे मशवरा किया। ऑब्वियसली टैक्स के लिए मशवरा करते होंगे और क्या। तो मुझे उनसे सवाल पूछा, उन्होंने अपना एग्रीमेंट मुझे दिखाया। मैंने एग्रीमेंट देखा, मैं बड़ा उनसे खुश हुआ,
और बड़ा उनसे इंस्पायर हुआ, यार तुम लोग बड़ा अच्छे तरीके से बिजनेस करते हो, क्योंकि उनका एग्रीमेंट कोई 50-55 सफ़े का था, हर चीज़ उन्होंने लिख दी थी कि डिसएग्रीमेंट होगा तो ये करेंगे, बहुत अच्छा एग्रीमेंट उन्होंने बनाया। फिर एक दफ़ा दोबारा उन्होंने रब्ता किया, इस दफ़ा मैंने दोबारा उनसे सवाल पूछे, उन्होंने कहा सर अब आपको क्या चाहिए। मैंने कहा क्या मतलब अब क्या चाहिए, यार एग्रीमेंट भेजो ना, मेरे पास थोड़ी है तुम्हारा एग्रीमेंट। कहता सर एग्रीमेंट तो खत्म हो गया हमारा। मैंने कहा क्यों। सर हम कंपनी बन गए, दे कन्वर्टेड इनटू कंपनी। मैं अच्छा कंपनी कब बने यार तुम लोग, वो हर वक्त थोड़ी मुझसे मशवरा लेते हैं भाई, वो तो जब टैक्स में कोई मसला होता है तो लेते हैं ना। हाँ सर वो 2 साल पहले ये वो हो गया। मैंने कहा चलो ठीक है, अब आप काम क्या करो, मुझे क्या डॉक्यूमेंट मांगो भाई, क्या मांगू, आर्टिकल्स भेजो। आई बात समझ, ये है आर्टिकल्स दोस्त, इसको कहते हैं आर्टिकल्स। अब वो जो आर्टिकल, वो सारी चीजें जो होंगी ना जो एग्रीमेंट में लिखते हो, आर्टिकल में लिखोगे भाई। अंडरस्टैंडिंग बनी आर्टिकल्स की, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है भाई, इसके थ्रू कंपनी कैसे चलेगी, सारी चीजें उसमें हम लिखेंगे। देखिए आउटसाइडर का मतलब वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं है, मगर मैटर इनसाइडर वाले होंगे। मैटर इनसाइडर उसमें सीक्रेट नहीं होता कुछ भी, मगर जिन चीजों के बारे में कंटेंट होगी वो मैटर जो होंगे इंटरनल होंगे, बाहर वाले लोग उनमें इंटरेस्ट नहीं लेते। बैंक को, क्रेडिटर को, रेगुलेटर को इन मैटर में इंटरेस्ट नहीं होता, एक्सटर्नल लोगों को। दोस्त अब मुझे बात बताओ, एक्सटर्नल लोगों को किस चीज़ में इंटरेस्ट होता है, उनका जिनमें इंटरेस्ट हो, जो ताल्लुक हो। मुझे कंपनी के बारे में पता चलना चाहिए, सबसे पहले पता होना चाहिए कि वो लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मैं एक्सटर्नल बंदा हूँ, मैं बैंक हूँ, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, लिमिटेड है कि अनलिमिटेड। कंपनी अनलिमिटेड भी होती है, क्यों, क्योंकि मैं पैसे दूंगा ना, शेयर होल्डर से रिकवर कर पाऊंगा कि नहीं रिकवर कर पाऊंगा। लिमिटेड है अलग फैसला करूंगा, अनलिमिटेड अलग फैसला करूंगा। प्राइवेट है कि पब्लिक है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। नाम, किस बिजनेस में वो काम कर रही है, ताकि मैं इंडस्ट्री को भी देखूं, इसको लोन दूं कि नहीं दूं। सीमेंट इंडस्ट्री, शुगर केन ग्रोअर, हर चीज के अलग अलग डायनेमिक्स हैं। तो जिन चीजों में एक्सटर्नल लोग इंटरेस्टेड होते हैं कंपनी से डील करते वक्त, जब आप जाते हो ना किसी को हाथ मिला के बोलते हो ना तारिक तुनियो, अगला जुमला क्या होता है मेरा, कमिश्नर FBI। मेरी आइडेंटिटी बन चुकी है ना भाई, जो आप काम कर रहे हो। तो कंपनी क्या बोलेगी, क्या लिमिटेड है, और जो इंफॉर्मेशन देगी वो उस बंदे के इंटरेस्ट की होगी। तो वो कहाँ पे गिवन होगा दोस्त, मेमोरेंडम में। एक में एक्सटर्नल के लिए बातें लिखी जाएंगी जो उसके इंटरेस्ट की हैं। तो हम नहीं सोचेंगे, ये पहले ही कर दिया गया है, कंपनी लॉ ने कर दिया। अब कंपनी लॉ ने दोनों को बता दिया, ये मेमोरेंडम में लिखो और ये आर्टिकल में लिखो, दोनों को मिलाओगे क्या बन जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर अली भाई, क्लियर। तो अब क्या है नेक्स्ट, टाइम कितना था बेटे, 4 बजे तक था। हाँ बस ये आखिरी पॉइंट है, और वो ये है कि आपने देखा कि कंपनी क्यों बनेगी भाई, लॉफुल ऑब्जेक्ट होगा। ओके, कैसे सब्सक्राइब करेंगे, आपको मैं एक्चुअल मेमोरेंडम भी दिखाऊंगा इस तरह, जो पब्लिकली अवेलेबल कंपनीज हैं उनके पढ़े हैं, आसानी से मिल जाता है इनके डॉक्यूमेंट्स। मैंने कहा सीक्रेट नहीं है। तो आखिर में आप उठाओगे ना, आखिर में वो उसमें लिखा होता है जी इनके। मज़े की बात पता है क्या है, जो सब्सक्राइब करने वाले लोग हैं ना, जो सब्सक्राइब करेंगे मेमोरेंडम को करेंगे, आर्टिकल को नहीं करेंगे। आर्टिकल को साइन करना होता है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन सा है, मेमोरेंडम। एक ऐसी भी आपको मैं कंपनी बताऊंगा कि जिसके अंदर इवन आर्टिकल को बनाए बगैर भी कंपनी बन जाती है, क्योंकि उसके आर्टिकल खुद कंपनीज एक्ट के एनेक्चर में मौजूद है, वही अप्लाई कर जाएंगे उनके। वो टेबल ए में मौजूद आर्टिकल अप्लाई करेगा, आपको अलग बनाने की जरूरत ही नहीं है, आप उसको अडॉप्ट कर लो। मगर हर हाल में क्या बनाना जरूरी है, मेमोरेंडम। और मैंने क्या कहा था कि कंपनी किस मोमेंट पे, वो मोमेंट आइडेंटिफाई करो जब हम कहें कंपनी बन गई मुबारक हो, वो था जब रजिस्ट्रार ना मेमोरेंडम को रजिस्टर करेगा। द मोमेंट वो अपनी एंट्री करेगा ना मेमोरेंडम के रजिस्टर में, कंपनी बन चुकी है।
ठीक है। अब इसमें एक चीज समझानी है आपको और वो ये है दोस्त, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और वो टाइम कितनी क्लास के लिए कितना टाइम था हमारे पास? ओके, बस थोड़ा सा मैं टाइम दूंगा बेटा, आपकी और भी क्लासेस होती हैं बट मैं एक कॉन्सेप्ट मुकम्मल करूंगा। दोस्तों देखो, सबसे पहले कंपनी बनाने का या बिजनेस का आइडिया आता है, इसके बाद है, अभी है, बैठे रहो, ये एंड करेगी तो होगी जी, 4:30 तक ये मार देगा ये तो आइडिया आता है दोस्त। जब आइडिया आता है आप सोचते हो ये कंपनी बनाऊं, आप किसी से बात करोगे कंपनी बनाए, 2 लोग जमा करोगे, ओके, आप कंपनी। तो जो लोग शुरू में आइडिया सोचते हैं कंपनी का, उनको क्या कहते हैं? उनको भी एक नाम दिया जाता है, उनको कहते हैं प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स, ये आइडिया है, ये ग्रुप ऑफ पीपल है जिसने कंपनी बनाने का आइडिया। और याद रखना ये बड़े बड़े टॉपिक्स हैं बेटा, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। ये आप जब कॉर्पोरेट लॉ में जाओगे ना तब मुझे याद करोगे यार सर की मेहरबानी, सर ने बड़े कॉन्सेप्ट बनाए हमारे। प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी बनी नहीं उससे पहले कॉन्ट्रैक्ट है, कंपनी तो बनी नहीं, पर्सन तो था नहीं, उसका कॉन्ट्रैक्ट बना कैसे? जब पर्सन ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता ना। तो हमने 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, कंपनी बनाते हैं, यार ज़मीन सस्ती मिल रही है, ले लेते हैं, कंपनी की इसमें फैक्ट्री लगाएंगे। तो ये फैसला कौन कर रहा है? प्रोमोटर्स। कंपनी बनी, कंपनी में और लोग भी आ गए, बहुत सारे लोग आ गए, बोर्ड कंपनी का एजेंट होता है, बोर्ड में पेश होगा, ये देखें जी फलानी जगह पे ज़मीन थी, हमने ली है, कंपनी की ज़मीन है। बोर्ड पता है क्या बोल सकता है? नो, हम इसको नहीं लेंगे, ये तुम्हारा जिम्मा। इसका मतलब क्या है? सबसे ज्यादा प्रोमोटर्स का रिस्क होता है क्या कि अगर उन्होंने काम किया तो कंपनी बनने के बाद नो भी बोल सकती है, नो भी बोल सकती है। तो प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट का सारा जिम्मा किस पे? हु इज लायबल? प्रोमोटर्स, नॉट द कंपनी। अरे कंपनी के लिए था नहीं, तो वो बन के हाँ या ना तो बोले ना, ये क्या बात हुई? वो बन गई, उसने कहा ना, उसकी जब उसको इजाजत है, यानी कंपनी इज नॉट बाउंड बाय द डिसीजन ऑफ द प्रोमोटर्स। ओके, तो प्रोमोटर्स बन, मगर कंपनी, अब ये अगला स्टेप क्या लेंगे भाई? कंपनी बनाने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे। कौन कौन से? मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, एप्लीकेशन, कौन सीईओ होगा, कौन, उसकी डिटेल्स, कुछ पेपर्स बनेंगे। 2 बड़े तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, मेमोरेंडम, आर्टिकल और एप्लीकेशन। एप्लीकेशन अलग होती है, ओके। इसमें उन्होंने सब्सक्राइबर का काम किया था, सब्सक्राइबर का काम किया था ना, क्या किया था उन्होंने? सब्सक्राइब। तो उनका नाम पड़ चुका है सब्सक्राइबर्स, क्योंकि एप्लीकेशन आ चुकी है, कंपनी बनने का प्रोसेस शुरू हो चुका है, उन्होंने साइन कर दिया है। हाँ, सब्सक्राइबर का मतलब क्या है? वादा, प्रॉमिस। किस चीज का प्रॉमिस? इतने शेयर्स लूंगा, मैंने साइन करते ही आगे लिखना है 10,000 शेयर्स, 10,000 शेयर्स लूंगा, ले नहीं रहा, कंपनी तो है ही नहीं, लूंगा। तो यही मेमोरेंडम बनने के बाद, प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद नाम चेंज हो चुका है, क्या बन चुका है? सब्सक्राइबर्स। अब मजे की बात सुनिएगा क्या है, जरूरी नहीं कि सारे प्रोमोटर्स ही सब्सक्राइब बने, जरूरी नहीं है। उनमें दो लोग आगे पीछे चले गए, 2 लोग ने कहा यार हम इंटरेस्टेड नहीं है, 2 लोग शुरू से ये कह रहे थे हम साथ तो हैं मगर हम सिर्फ आइडिया की हद तक है, तब भी प्रोमोटर कहलाएंगे लीगली, क्योंकि साथ तो थे ना, बेशक आगे चल के शेयर होल्डर ना बने। अब कंपनी बन चुकी है, कैसे पता चला कंपनी बन चुकी है? मेमोरेंडम रजिस्टर हो गया, सबूत क्या है? इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल चुका है, कंपनी बन चुकी है। अब क्या कहलाएंगे? अब क्या कहलाएंगे? अब यही लोग मेंबर कहलाएंगे, मेंबर या शेयर होल्डर, ठीक है। तो कंपनी एग्जिस्ट कर रही है, कंपनी बन चुकी है, तो ये जरा गौर से देखो स्टेजेस क्या हैं। पहले वो क्या थे? प्रोमोटर्स, फिर क्या बन गए? सब्सक्राइबर्स, और फिर क्या है? मेंबर्स। इस तरीके से बेटा ये मूव करता है, ओके।
सब्सक्राइबर होगा ही वो, मैं आज करता हूँ, मैं बताता हूँ बेटा, मैं बताता हूँ। देखें, एक बंदे ने कहा कि जी मैं मंगनी कर रहा हूँ, रिंग नहीं पहनाऊंगा। तो भाई तेरे पे तो रिंग नहीं पहनाएगा तो निशानी होती है ना भाई, शेयर्स नहीं लूंगा मगर सब्सक्राइबर हूँ। भाई आप सब्सक्राइबर हो बनोगे ही तब जब कहोगे मैं शेयर्स लूंगा। भाई शेयर्स के बगैर कैसे सब्सक्राइबर? किस चीज पे साइन किया तूने? साइन तो इसी पे होता है ना कि इतने शेयर लेने का ये मेरा पक्का वादा, ऑब्लिगेशन। कंपनी बन गई, उससे पैसे मांगे 20,000 रुपए दो, उसने कहा किस चीज के? तेरे तरफ 20,000 होंगे ना, क्योंकि आपने 20,000 के शेयर लिए, मैंने तो नहीं लिए, तो तूने साइन क्यों किया था? एवं आपके साथ दोस्ती, समझ रहे हो? ये हो ही नहीं सकता कि वो शेयर होल्डर ना बने, उसको पैसे देने पड़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये शुरू के वो ग्रुप ऑफ पीपल है जो असल में ओरिजिनल शेयर होल्डर्स हैं, ओरिजिनल। और यही बात मैं बताना चाहता हूं आपको कि सुन लो, सब्सक्राइबर के नाम कंपनी में 100 साल गुजरने के बावजूद भी चेंज नहीं होता। जब भी मेमोरेंडम होता है तो उन्हीं लोगों का नाम लिखा होगा जिन्होंने शुरू में सब्सक्राइब किया था। वो चेंज कभी भी नहीं होगा, वो सारे मर चुके हों तब भी कंपनी के सब्सक्राइबर वही रहेंगे। बाद में तो मेंबर है ना, तो फिर तो रजिस्टर खुलेगा ना, वो रजिस्टर में एंट्रियां होंगी बाकियों की। बाकी लोगों को कंपनी बनने के बाद सब्सक्राइबर नहीं कहेंगे, कंपनी बनने के बाद वो डायरेक्ट मेंबर बनेंगे, उनका नाम मेमोरेंडम में नहीं आएगा, उनका नाम रजिस्टर ऑफ द शेयर होल्डर में जाएगा, मेंबर्स के रजिस्टर में जाएगा। वो ये वही लोग होंगे जो शुरू में मेंबर्स थे, वो आज ना मेंबर हों, शेयर बेच के जा चुके हों, मगर रहेंगे वो उसी जगह पे, सिंबॉलिक उनका नाम रहने दिया जाता है। ठीक है भाई, आखिरी पॉइंट कंप्लीट करो तो आज का सेशन एंड करें। वो ये है, वो पॉइंट ये है कि तीसरा काम क्या करना पड़ेगा इन लोगों को? इनको कंप्लाइंस करनी पड़ेगी। किस चीज़ की? कंपनीज एक्ट में मौजूद उन स्टेप्स की, उन प्रोविजंस की जिनका ताल्लुक रजिस्ट्रेशन से हो, यानी रजिस्ट्रेशन का इनको काम करना पड़ेगा। तो लॉफुल पर्पस के लिए वो जमा हो, मेमोरेंडम में साइन कर दें और वो स्टेप लें जो कंपनी रजिस्टर करने। अब सपोज कर लें हम चारों ने बैठ के कंपनी बनाई, हम सब ने साइन कर दिया। जी जी बेटा शेयर करूंगा, उस्मान जी सारे लोग शेयर, आप हमने सब ने साइन कर दिया। दोस्त 4 लोग थे, 4 लोग बैठ के प्राइवेट कंपनी बनाते हैं और सब ने उन्होंने क्या किया? साइन कर दिया। मेमोरेंडम हमारे घर पे पड़ा है, अरे भाई वो पहुंचाना भी था, उसके साथ एक एप्लीकेशन भी होगी कि वी द सब्सक्राइबर्स ऑफ दिस कंपनी विश टू बी फॉर्म्ड एज अ कंपनी, प्लीज रजिस्टर कर लो, उसकी कोई फी भी होगी। ये स्टेप भी तो लो ना, ये कौन लेगा? हम लोग। कौन? सब्सक्राइबर। तो सिर्फ सब्सक्राइब करके अगर ये लॉ लिख देता ना सब्सक्राइब कर दो, तो मैं घर पे भी तो कर सकता था। कंपनी बन गई, बन गई, क्यों? लॉ ने कहा सब्सक्राइब कर दो। ये देखो मैंने सब्सक्राइब किया है घर पे बैठ के, कहाँ लिखा है कि मैं स्टेप भी लूँ, आपके पास आऊँ भी? नहीं, मैं कंपनी हूँ। ऐसा तो नहीं हुआ ना यार, तो लॉ ने वजाहत की, घर पे नहीं इधर भी तो आ। अच्छा सपोज करें फर्स्ट सीईओ कौन होगा भाई? 4 लोगों में से फर्स्ट सीईओ कौन होगा? आपने बोला सर तारिक तो नहीं होंगे भाई, तारिक तो नहीं हो भाई सीईओ। नहीं यार मैंने कब कहा मैं सीईओ होऊंगा, मैं तो नहीं बनूंगा भाई, मैंने डिस्काउंट कर दिया। तो उसकी कंसेंट भी तो है ना, तो फर्स्ट सीईओ आप में से जो बनता है वो कंसेंट भी लिखवाएंगे भाई, यस आई विश टू बी डेजिग्नेटेड या वर्क एज सीईओ, तो वो भी तो जमा करेंगे ना। और ये सब चीजें किसको देंगे जाके? ये लोग, ये स्टेप तो कंपनी बनती है। समझ आ गई बेटा? क्लियर है ना कंपनी बनने का प्रोसेस? ऑनलाइन बेटा क्लियर है ना? तो 3 चीजें क्या होंगी? लॉफुल पर्पस के लिए जमा होंगे, मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करेंगे और वो रिक्वायरमेंट मीट करेंगे जिसका ताल्लुक कंपनी की रजिस्ट्रेशन से हो। याद रखिएगा दोस्तों, ये वर्ड एक टेक्निकल टर्म है, ये सादा अंग्रेजी का वर्ड नहीं है। कंपनी पाकिस्तान में कैसे बनती है? जवाब है बाय अ प्रोसेस कॉल्ड रजिस्ट्रेशन। कंपनी बनने के और भी प्रोसीजर हुआ करते थे जो खत्म हो चुके हैं। इनकॉर्पोरेशन के मल्टीपल प्रोसेसेस होते हैं, जिनमें आपको पता है एक दौर में कंपनी बनाने का एक प्रोसेस क्या होता था? किंग या क्वीन चार्टर देते थे। हैं? क्या देते थे? चार्टर। चार्टर क्या होता था? एक इजाजतनामे को कहते हैं। चार्टर मीन्स इजाजतनामा।
ये चार्टर देते थे, इसीलिए क्या नाम बना, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। और मज़े की बात बताऊं, मैंने ये बात जो है ना कहीं पढ़ी है कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का चार्टर गुम हो चुका है। दे डोंट हैव द ओरिजिनल चार्टर। अब उनका बगैर चार्टर के, मगर बन तो गया ना, तो उस वक्त के किंग या क्वीन का चार्टर कहाँ है, नहीं है उनके पास, मगर फिर भी वो एंटिटी है। तो चार्टर के थ्रू भी तो कंपनी बनती थी ना, नो मोर, अब नहीं बनती। अब चार्टर उस वर्ड में नहीं इस्तेमाल होता, किसी और मीनिंग में इस्तेमाल होता है। ओके, क्लियर है ये बात? अगर 2 और मोर, ये 3 स्टेप लें, कंपनी कहलाएगी प्राइवेट। अगर एक बंदा ये स्टेप ले, कंपनी कहलाएगी सिंगल मेंबर। और 3 और मोर लें, कंपनी कहलाएगी पब्लिक। सिंगल मेंबर भी प्राइवेट ही है, इसलिए उसका नाम लिखते हैं SMC-PVT, प्राइवेट। SMC सिंगल मेंबर कंपनी, SMC-PVT और पब्लिक। अब अगला जो सेशन होगा ना, उसमें हम जाएंगे 2 डेफिनेशंस पढ़ेंगे, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। बेटा अगर मेरा बस चले ना, मैं चैप्टर 1 को डिज़ाइन ही ऐसे करूं जैसे मैंने पढ़ाया आपको, एक एक चीज़ कनेक्टेड है। देखो पहले मैं यहाँ लाया, फिर मैं वहाँ जा रहा हूँ। प्लीज़ चैप्टर 1 बहुत बुरा लिखा हुआ है, बुरा लिखा हुआ नहीं है, अच्छा लिखा हुआ है, क्योंकि लॉ में से चीज़ें, मगर अरेंजमेंट उसका जो बनाया है ना जिसने भी ICAP की बुक का, वो इस अरेंजमेंट से आपको टोटल कंपनी लॉ बोरिंग दिखेगा, समझ नहीं आएगा, आपको लगेगा। मगर आपने ये सेकंड सेशन था, सेकंड क्लास थी ना आपकी इसी चैप्टर की, इस चैप्टर की सेकंड है ना, समझ आ रहा है? इस तरह पढ़ लो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद रिवाइज करते वक्त आपकी मर्जी है, किसी भी ऑर्डर में रिवाइज कर लेना। तो जिस ऑर्डर में मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे ही समझो। अगली क्लास में मैं आऊँगा, 2 डेफिनेशंस पढ़ाऊँगा, ठीक है? और फिर आपको ये चैप्टर 1 जो है बहुत ईजी दिखेगा। और फिर मैं जाऊँगा मेमोरेंडम पे, फिर मैं जाऊँगा नेम पे, फिर मैं जाऊँगा आर्टिकल्स पे। वो चैप्टर्स कराने के बाद फिर वापस आऊँगा, फिर मैं जाऊँगा किस पे, शेयर कैपिटल पे, फिर मैं जाऊँगा डायरेक्टर्स पे, फिर मैं जाऊँगा मिड। इस तरह करके आपका पूरा स्ट्रक्चर होगा। और आखिरी, हालांकि चैप्टर 1 में वो टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन नॉट फॉर प्रॉफिट, सेक्शन 42 कंपनी, वो मैं एंड पे पढ़ाऊंगा, क्योंकि शुरू में पढ़ाना फजूल तरीन काम है, बोरिंग टॉपिक है, समझ में नहीं आएगा। भाई वो जिस पर्पस के लिए पहले चीज़ें तो सीख लें हम, तो तब तो हमें समझ आएगी ना। एंड पे पढ़ोगे तो बहुत हल्का लगेगा, कुछ भी नहीं उसमें, क्योंकि ऑलरेडी कॉन्सेप्ट बने चुके। चलें दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह बेटा। ये नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ आज ही ग्रुप पे, ठीक है बेटा? जज़ाकल्लाह बेटा, अल्लाह हाफिज़।